मैं विद्या श्रीनिवास के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे बार बार यह अवसर मिलता है कि आप लोगों के बीच आकर के मैं अपनी बात कह सकूँ। अपनी बात का अर्थ मेरे लिए पूर्वोत्तर की बात है, क्योंकि मुझे बार बार यह महसूस होता रहता है जब भी मैं संगोष्ठियों में जाता हूँ देश के तमाम हिस्सों में, मुझे ये बात कहीं न कहीं चुभती है या इसकी पीड़ा होती है कि जब साहित्य की बात होती है, हिंदी की बात होती है, देश की बात होती है, देश की संस्कृति की बात होती है, तो इन तमाम बातों के बीच पूर्वोत्तर कहीं न कहीं छूट जाता है। हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा जो अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपनी परंपरा, अपनी रीति और अपनी तमाम विशिष्टताओं के कारण एक विशेष भारत को एक विशेष रूप प्रदान करता है, वह हमारी संपूर्ण सांस्कृतिक चेतना और कहूँ कि हिंदी की सांस्कृतिक चेतना से छूट जाता है। और इसीलिए मैं अपनी बात के रूप में हमेशा पूर्वोत्तर की बात को रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं यह मानता हूँ कि जो कुछ मैं हूँ आज जरा सा भी एक रत्ती भी तो पूर्वोत्तर के कारण हूँ। और पूर्वोत्तर की बात करके मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन को सार्थक कर रहा हूँ या जीवन की बात कर रहा हूँ। अपनी बात शुरू करने के साथ मैं इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मिश्र जी को प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि जहाँ मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, उसमें पूर्वोत्तर के एक मूर्धन्य रचनाकार हमारे बीच मौजूद हैं। और जब मुझे सूचना मिली कि विद्याश्री न्यास के द्वारा आदरणीय श्री प्रकाश मिश्र जी का सम्मान किया जा रहा है और उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है इस न्यास के द्वारा, मुझे लगा कि किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं है, यह पूर्वोत्तर का सम्मान है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ विद्याश्री न्यास का और आदरणीय दयानिधि मिश्र जी का, कि उनकी दूरदृष्टि में उनकी दूरदृष्टि इतनी सघन है कि उन्होंने पूर्वोत्तर को इस पूरे समारोह के केंद्र में स्थापित किया। साथ ही हमारे गुरुवर जिनसे मैंने चलना सीखा है, आदरणीय राम सुधार सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये बहुत सुखद होता है कि गुरु मंच पे हो और शिष्य को कुछ बोलने का मौका। मैं भाग्यशाली समझता हूँ, मेरा भाग्य है कि ऐसे मंच पर अपनी बात करने का मौका मिल रहा है। मेरे सामने तमाम विद्वान बैठे हुए हैं, किनका नाम लूँ किनका नहीं, सभी को मैं केवल प्रणाम करता हूँ। आप लोगों को पढ़ करके, आप लोगों को सुन करके, आप लोगों को गुण कर ही साहित्य और समाज की थोड़ी समझ विकसित हो सकी है, और इसके लिए मैं अपने को आभारी समझता हूँ। मित्रों, कल से उपन्यास को लेकर, उपन्यास की कथा भूमि को लेकर, उसकी संरचना और उसके शिल्प को लेकर तमाम वक्तव्य, तमाम विचार सुनने को मिले। निश्चित रूप से हम सब बहुत समृद्ध हुए, एक समझ विकसित हुई, और जो कुछ छूटा था, जो कुछ अनसुलझा था, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वे तमाम चीजें हमारे सामने बेहतर तरीके से प्रकट हुई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस समारोह। हिंदी के उपन्यासों की लेकर चर्चा हुई, तमाम उसके कथा भूमि को लेकर चर्चा हुई, और प्रारंभ से लेकर अंत तक तमाम जो बातें हुई
उसमें जो बात मुझे बार बार महसूस होती रही वह यह कि हिंदी कथा भूमि ने, हिंदी कथा भूमि की चेतना ने, सांस्कृतिक चेतना ने पूर्वोत्तर भारत को क्यों छोड़ दिया। आगे ने थोड़ी चर्चा की, कुछ कहानियां आए, कुछ यात्रा वृत्तांत आए, कुछ संदर्भ आए, उनकी बहुत चर्चा हुई, कविताएं भी लिखी गई, लेकिन कथा भूमि से कहीं न कहीं पूर्वोत्तर क्यों अछूता है। हिंदी उपन्यासों के कथा भूमि और सांस्कृतिक चेतना के विस्तार की बात बार बार की जाती है, लेकिन हम सब यह मानेंगे कि हिंदी के कथा भूमि की सीमा हिंदी प्रदेश, हिंदी सांस्कृतिक चेतना तक ही सीमित रही। पूर्वोत्तर की चर्चा जब की जाती है तो कहा जाता है कि पूर्वोत्तर का संबंध पौराणिक काल से रहा, और पौराणिक काल के तमाम संदर्भ, चाहे वो महाभारत काल से, कृष्ण से जोड़ी जाती हैं, रुक्मिणी की कथा आती है, वहां पर तमाम चर्चाएं होती हैं, तमाम संदर्भ जोड़े जाते हैं, परंतु छूट जाते हैं वहां की जनजातियां छूट जाती हैं, वहां की संस्कृति छूट जाती है। और शायद कारण यह रहा कि उनकी जीवन शैली, उनका रहन सहन, उनकी परंपरा, उनका खान पान, उनकी भाषा बोली, उनके रहने और सहन का तरीका हमसे भिन्न है। लेकिन आदरणीय विद्वानों, वह हमारे भारत का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, हमारी पहचान है, वह हम ही हैं। इस बात को जो कम कहा गया, यह दुख देता है। मुझे जो दुख देता है, इससे बहुत 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 ज्यादा दुख उन लोगों को है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं और ये प्रश्न उठाते हैं कि आखिर सबकी चर्चा होती है हिंदी साहित्य में, सबकी चर्चा होती है, पूरे विश्व का दुख है, इजराइल का दुख है, तमाम देश के तमाम हिस्सों का दुख रहता है, पूर्वोत्तर छूट क्यों जाता है? उनके जीवन की जो विषमताएं हैं, जो कष्ट हैं, जो तकलीफें हैं, जो समस्याएं हैं, जिनसे वे जूझ रहे हैं, वह पीड़ा, जहां यह पूरे के पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को जो एक अतिवादी क्षेत्र या आतंकवादी क्षेत्र के रूप में बार बार हमारे मीडिया के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उनकी पीड़ा को समझने वाला कौन है? साहित्य अगर इस दर्द को नहीं उठाएगा तो किससे हम अपेक्षा करें इसकी? पूर्वोत्तर में हिंसा, पूर्वोत्तर को आतंकवादी क्षेत्र के रूप में प्रतिस्थापित जो बार बार किया जाता है, मैं बहुत आदर के साथ कहता हूं कि यह बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। पूर्वोत्तर में अभी भी असली मनुष्य बचे हैं, सुंदर मनुष्य बचे हैं, जिनके जीवन के केंद्र में प्रकृति है, जिनके स्वभाव में प्रकृति है और जो प्रकृति को आधार बनाकर जीते हैं। उनके खान पान भिन्न हो सकते हैं, परंपराएं भिन्न हो सकती हैं, रीति रिवाज भिन्न हो सकते हैं, परंतु वे हमसे ज्यादा मनुष्य बचे हैं अभी। मेरी बात आप लोगों को शायद गलत भी लगे, क्योंकि आप लोगों ने तो पूर्वोत्तर के दिमाग के बारे में जो आइडिया बना के रखी है कि वहां तो बिल्कुल जाना ही जान जोखिम में डालना है। मित्रों, ऐसा नहीं है। 30 वर्षों से तो मैं ही हूं। पूर्वोत्तर के लोग देश के सबसे सुंदर लोगों में हैं। उनका मन इतना सुंदर है, उनका स्वभाव इतना सुंदर है। भारत का वह क्षेत्र जहां स्त्रियों को सिर पे बिठाया जाता है, जहां चोरियां नहीं होती हैं, जहां आपका सामान रास्ते पे छूट गया तो 3 दिन बाद वहीं रास्ते पर पड़ा हुआ मिलेगा, कोई उसे छूने वाला नहीं है। बताइए, देश का दूसरा हिस्सा ऐसा कौन है? ऐसी संस्कृति, ऐसी परंपरा, ऐसी रीति रिवाज, ऐसी व्यवस्था को अगर कथा साहित्य छोड़ दे तो इसका मूल्यांकन, इसका रेखांकन किस रूप में हमारे विद्वान करेंगे, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल, पूर्वोत्तर के बारे में मैंने अपनी पीड़ा बताई। जहां तक
पूर्वोत्तर के हिंदी में जो पूर्वोत्तर को लेकर उपन्यास लिखे गए हैं, मुझे जो वहाँ की लंबे समय तक रहने के बाद जो तमाम उपन्यासों की सूची मिली या जो मैंने एकत्रित कर में सका, मुझे 22 उपन्यास अब तक पूर्वोत्तर को लेकर हिंदी साहित्य में लिखे, शुरुआत से लेकर आज तक, जिसमें पहला उपन्यास देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है जो 1956 में प्रकाशित होता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। वहां से यह यात्रा शुरू होती है, पूर्वोत्तर के उपन्यासों की यात्रा वहां से शुरू होती है और लंबे समय तक, यानी लगातार उपन्यास के, यह मैं कह सकता हूं कि जो शुरुआत में जो एक सुस्ती थी पूर्वोत्तर को लेकर, जो एक तरह के का ठंडापन था, अब विगत तमाम वर्षों में वह टूटा है। तमाम लोगों ने वहां की समस्याओं को आधार बनाया है अपनी रचनाओं में। यद्यपि यह बात भी कुछ पीड़ा के साथ ही मैं कह रहा हूं, क्योंकि अधिकांश रचनाकार जब जाते हैं और पूर्वोत्तर को अपनी रचनाओं में ले आते हैं तो वे यात्री भाव में जाते हैं, पर्यटक भाव में जाते हैं और पर्यटक भाव में ही ऊपर से देखकर पूर्वोत्तर के सच को कहने लगते हैं। वे उस चरित्र को, उस मानसिकता को, उस जीवन को महसूस नहीं करते। अधिकांश लोगों ने पूर्वोत्तर को बिल्कुल ऊपरी सतही तरीके से प्रकट किया। ऐसे में जो विश्वास पैदा होता है, आदरणीय मिश्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आदरणीय मिश्र जी जैसे विद्वानों ने वहां पर रह करके वहां की भूमि और वहां की समस्याओं को महसूस करके जो रचनाएं की हैं, वो हमें एक बल देता है। तो देवेंद्र सत्यार्थी के ब्रह्मपुत्र से कथा भूमि की यात्रा, उपन्यासों की यात्रा शुरू होती है और तमाम महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे जाते हैं। राह के रोड़े, छगनलाल जैन, मुक्तावती, खमथोइबी, रक्त यात्रा, जय आई असम, अरण्य रोदन जैसे उपन्यास आते हैं। जहां बांस फूलते हैं, जिनकी चर्चा हुई, जहां बांस फूलते हैं, 1996 में यह रचना प्रकाशित होती है। मुक्ति, महेंद्र नाथ दुबे, देवी माँ, उत्तर पूर्व, लाल बहादुर वर्मा इलाहाबाद के थे और बहुत सुंदर उपन्यास उन्होंने उत्तर पूर्व मणिपुर को लेकर के उपन्यास लिखा है। रूप दिल्ली की कथा दूसरा उपन्यास है आदरणीय मिश्र जी का, जो कि सिक्किम, जो कि मेघालय की खासी जनजाति और जयंतिया हिल्स में किस तरह से रूप दिल्ली नामक एक पर्वत को आधार बनाकर उन्होंने पूरी रचना की है और वह हमारे सामने आती है। प्रमोद कुमार तिवारी, देश भीतर देश, लोहित, उस रात की सुबह, हिडिंबा, कामरूपा, सियांग के उस पार, जंगली फूल, प्रेम बल, तमाम उपन्यास आते हैं। कुल 22 उपन्यास मिले हैं। यहाँ एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि प्रारंभ में जो उपन्यास लिखे गए, उन उपन्यासों में बाहर से गए हुए हिंदी भाषी लोग जो तमाम आजीविका के लिए, तमाम नौकरियों के माध्यम से जो वहाँ गए, उन लोगों ने ही उपन्यास या इस तरह की रचनाएं की। लेकिन बहुत सुखद स्थिति है कि अब पूर्वोत्तर में हिंदी की एक नई पीढ़ी तैयार हो और इस नई पीढ़ी ने भी रचनाएं पूर्वोत्तर को लेकर रचनाएं शुरू की हैं। जैसे मैंने जो कहा, उस रात की सुबह, सुम्बम रीवा ने जो अरुणाचल की है, उन्होंने उपन्यास लिखे, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर उपन्यास है। इसी तरह से जंगली फूल जोरा मयालाम ने लिखा है, जो अरुणाचल प्रदेश में के वहाँ पर है, उन्होंने लिखा है। यानी वहाँ की अपनी पीढ़ी, जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने रचनाएं शुरू की हैं और यह बहुत सुखद पक्ष है। मित्रों, ये जो तमाम उपन्यास है, सबकी कथा भूमि की चर्चा अलग अलग करने से तो बहुत मुश्किल है और समय की सीमा है। मैं केवल एक दो बात अपनी तमाम जो कथा भूमि की निर्मित होती है, उसमें दो तीन चीजें मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो अधिकांश उपन्यास हैं, वे सांस्कृतिक
परिवर्तन या सांस्कृतिक अंतराल को केंद्र में रखकर लिखे गए उपन्यास। बार बार रचनाकार यह दिखाने की कोशिश करता है कि ये अलग प्रकार के लोग हैं और हम अलग प्रकार के। और पीड़ा तब होती है जब कोई रचनाकार श्रेष्ठता बोध से ग्रसित होकर यह दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे इन उपन्यासों में कि जो पात्र हैं, जो समाज है, जो चरित्र है, यह कुछ कमतर जैसे हैं, सांस्कृतिक रूप से ये कुछ पीछे रह गए हैं। मित्रों, ये दुखद है और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आप समझिए कि उनकी बात मैं कह रहा हूं। उनकी एक संस्कृति है, एक खान पान, एक रहन सहन, एक विचार है, एक शैली है। और आप श्रेष्ठता बोध से ऐसे कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र या जो हमारा जो सांस्कृतिक विकास है वह श्रेष्ठ है और नीचे है, ये वो बात महसूस करते हैं। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, उनकी पीड़ा में बता रहा हूं। तो जब आप उपन्यासों में देखते हैं तो तमाम उपन्यासों में यह बात दिखाई देती है जो हमें दुख देती है, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है। दूसरी बात यह उपन्यासों में तमाम तरह के राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ, वो भी सामाजिक संदर्भ, केवल नकारात्मक सामाजिक संदर्भ अधिक दिखाई देते हैं। आतंकवाद के नाम से बार बार चर्चा की जाती है, जैसे पूरे क्षेत्र में आतंकवाद ही है। मित्रों, जिस आतंकवाद की चर्चा भारत सरकार करती है वह अस्मिता की लड़ाई के रूप में ज्यादा है। वो उनकी अस्मिता के ऊपर जो संकट है, जो सांस्कृतिक हस्तक्षेप है, उस सांस्कृतिक हस्तक्षेप के रूप में उनकी पीड़ा को देखने की कोशिश होनी चाहिए, जो कि बहुत कम लोगों ने कम कही गई है। आदरणीय मिश्र जी ने जो उपन्यास लिखे हैं उसमें बहुत सावधानी पूर्वक उन्होंने वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराओं के सकारात्मक पक्षों को सामने रखने की कोशिश की है। ये बहुत अच्छी बात है। हम उनको उनके पैमाने पर देखें, अपने पैमाने पर उनको तौलने की कोशिश न करें तो शायद ये बेहतर है। लेकिन यह इसकी कमी दिखाई देती है। तमाम उपन्यास ऐसे भी हैं जो यह स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि यह कहीं पीछे छूटे हुए लोग हैं। यह बात पीड़ा की बात है, कष्ट की बात है। कुछ लोग वे परंपराएं, जैसे रक्त यात्रा एक उपन्यास है, उसमें उस प्राचीन परंपरा का उल्लेख किया जाता है जो शिरोच्छेद की परंपरा, जो जनजातीय समाज में, आदिवासी समाज में, नागा समाज में कहीं कभी रही होगी। और उसके पीछे का भी जो चिंतन है वह चिंतन दूसरा है, वह अस्तित्व की चिंता या अस्तित्व को बचा ले जाने की पृष्ठभूमि में वह परंपरा होती है, जहां अपने शौर्य के प्रदर्शन के लिए वे शिरोच्छेद आदि ऐसी चीजें होती हैं। उस कथा को, प्राचीन कथा को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है जैसे आज भी मानो उस क्षेत्र में यह परंपरा लागू है, जो कि एक गलत दृष्टि प्रदान करता है, ये दुख प्रदान करता है। मित्रों, स्थितियां बदली हैं। तमाम लोग और विशेष तौर पे स्थानीय लोग, त्रिपुरा के लोग, काकपरक भाषी लोग आदि और निशी जाति के तमाम लोग और मेघालय के खासी, गारो, जयंतिया भाषी लोग, असम के तमाम लोग सामने आए हैं और उन्होंने तमाम तरह से पूर्वोत्तर को अभिव्यक्त करना शुरू किया है। करता हूँ, यह आशा है, यह विश्वास है कि हिंदी साहित्य का जो यह पक्ष है इसका पूरा परिदृश्य बदलेगा और पूर्वोत्तर अपनी पूरी सांस्कृतिक चेतना के साथ, अपनी पूरी शक्ति और पूरी ऊर्जा के साथ, अपने पूरे सौंदर्य और अपनी पूरी सुकुमारता के साथ हमारे हिंदी साहित्य में प्रकट होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ अवसर देने के लिए, और आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।